चलिए फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एक एग्जिस्टिंग फर्म है और एक एग्जिस्टिंग फर्म एक नए पार्टनर को एडमिट कर रही है। जब एक नए पार्टनर को एडमिट किया जा रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि जो करंटली जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो सभी इस बात के लिए तैयार हो। अगर एक पार्टनरशिप फर्म में एग्जिस्टिंग 8 पार्टनर्स हैं और उन 8 में से अगर एक पार्टनर भी मना कर देता है एक नए पार्टनर के एडमिशन के लिए, तो एडमिशन नहीं होगा अनलेस अगर पार्टनरशिप डीड में इसके कॉन्ट्रेरी कुछ लिखा ना हो। अगर पार्टनरशिप डीड में लिख दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी एक नए पार्टनर का एडमिशन हो सकता है, तो एक अलग बात होगी। अगर पार्टनरशिप डीड में पहले लिख दिया कि ये एक पार्टनर मना कर रहा है लेकिन बाकी सारे पार्टनर हाँ कर रहे हैं तो एडमिशन होगा, तो अलग बात होगी। अदरवाइज अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कोई उनके बीच में इस मैटर पे कोई कायदा कानून नहीं बना हुआ, तो माय फ्रेंड जब तक सभी पार्टनर हाँ नहीं कर देंगे एक नए पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? चलिए, अब क्वेश्चन आता है कि एक नया पार्टनर जो आ रहा है तो जनरली वो क्या कंट्रीब्यूट करता है। पहली चीज कैपिटल। जैसे एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म में कैपिटल लगा के बैठे हुए हैं, इसी प्रकार से नया जो पार्टनर आ रहा है मोस्ट प्रोबेबली कैपिटल का अमाउंट लेकर आएगा। आप ये सोच सकते हैं 100 में से कोई 1% केस हो सकता है कि एक नए पार्टनर को एडमिशन दिया जा रहा हो, वो भी विदाउट कैपिटल। और 100 में से ईमानदारी से देखा जाए तो 100 में से 1% ढूंढना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वो तो तभी हो सकता है जी कोई वाक्य में पता नहीं इतना होनहार व्यक्ति है कि हम कह रहे हैं हाँ भाई तू आ जा, कैपिटल में कुछ मत लगा और तू तो पता नहीं हमारा क्या कल्याण कर देगा और हम तेरे को प्रॉफिट का ऐसा दे देंगे बिगर कैपिटल का। लिटिल बिट 1% भी चांस मान के चलिए नहीं है, तो इसका मतलब नया पार्टनर अमाउंट ऑफ कैपिटल लेकर आ रहा होगा जिससे बाकी एग्जिस्टिंग पार्टनर पैसा लगा रखा है। अब दूसरी बात क्या आती है सर यहाँ पे, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे हमें जरा समझने की जरूरत है सर। मैंने कहा सपोज करते हैं सर ये हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं ए बी और सी, एक नए पार्टनर को एडमिट किया जा रहा है जी डी को, ठीक है जी। अब मान लीजिए इनको रन करते हुए 20 ईयर्स हो चुके हैं मान लीजिए, और अगर इस फॉर्म में सब कुछ ठीक चल रहा है तो हो सकता है सर अब ये फॉर्म एक रिस्क फैक्टर से बाहर आ गई हो, मार्केट में इसकी रेपुटेशन गुडविल बन चुकी हो। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर ये जो डी आ रहा है और वो अपने कैपिटल के अमाउंट के जो लगा रहा है, मान लीजिए वो 70 लाख रुपीस लगा रहा है, तो आप इस बात को समझिए कि अगर डी कल को बिजनेस को छोड़ता है तो ये 70 लाख तो फर्म को इसको वापस देने पड़ेंगे, कैपिटल लगा रखी है उसने, कैपिटल कोई फर्म हजम थोड़ी ना कर सकती है। बस सुन रही है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो ये एबीसी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर है और मार्केट में उन्होंने रेपो बना रखी है, तो इस डी को एक बिल्कुल चलता हुआ काम मिल रहा है, एक रनिंग बिजनेस मिल रहा है, लगभग एक रिस्क फ्री बिजनेस मिल रहा है। लेकिन जब एबीसी ने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तब तो ऐसा नहीं रहा होगा, क्योंकि हर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो रिस्क रहता है कहीं ना कहीं। तो एबीसी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा तब भी वहां रिस्क रहा होगा, तो ये रिस्क फ्री हुआ एबीसी के हार्डवर्क की वजह से, इनकी प्लानिंग, कंट्रोल, मैनेजमेंट, प्रोडक्ट की क्वालिटी, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। और रिजल्ट हम ये मान रहे हैं कि इतने साल के बाद इस फर्म की एक रेपुटेशन, एक गुडविल बन चुकी है। तो जनरली ऐसा होगा कि इसको अगर डी यहाँ पे आ रहा है और केवल कैपिटल लगा रहा है, तैयार है, तो उम्मीद है कि एबीसी उसको एडमिशन नहीं देंगे, क्योंकि वो रेपुटेशन बना चुके हैं, गुडविल क्रिएट कर चुके हैं। गुडविल का अमाउंट कैसे निकलता है ये पीछे मैं आपको बता चुका हूं, वैल्यूएशन गुडविल। तो अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए सपोज करो इन्होंने यहाँ पे 70 लाख इन्होंने भी लगा रखा है या 50 लाख लगा रखा है और ये 17 लाख लगा रहा है, तो चांसेस ये हो सकते हैं कि वो मना कर दे अगर इस ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टिंग गुडविल रेपुटेशन है तो मान लीजिए 1 मिनट के लिए सर हमने गुडविल निकाली पूरी फॉर्म की
और ये जो गुडविल आई पूरी फर्म की, ये मान लेते हैं सपोज करो हम 20 लाख, 20 लाख की ये गुडविल आई सर। जो डी आ रहा है सर वो आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा जी पूरी फर्म की गुडविल आपकी कितनी है 20 लाख, तो भाई 1/4 यानी 20 लाख का 1/4 5 लाख रुपीज भाई तुझे प्रीमियम फॉर गुडविल देना चाहिए। बताइए सर, आया सुनने? क्योंकि ये वो रेपुटेशन है जिसकी वजह से डी को बिजनेस में आते ही प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, रिस्क से बाहर हो जाएगा। तो यहां पर ये कैपिटल के अमाउंट कितना ला रहा है 70 लाख रुपीज, और यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल कितना ला रहा है 5 लाख। बोले सर, सुनाते हैं मेरी बात? एक बार रिपीट कर दो। तो ये कहानी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि नया पार्टनर जो लेकर आ रहा है 70 लाख रुपीज कैपिटल के लेकर आ रहा है, लेकिन ये 70 लाख रुपीज जो वो कल को रिटायर वगैरह कुछ भी होगी तो उस पर उसका अधिकार है, उसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो दे रहा है, ये दे रहा है ये जो पहले से एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके एफर्ट्स के लिए, उनकी रेपुटेशन के लिए, उनकी फर्म की गुडविल के लिए। तो इसलिए कल को ये बाहर होता है तो ये 5 लाख रुपए वापस नहीं होंगे, ये 5 लाख रुपीज मिलेंगे ए, बी और सी को। क्या मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो भी सारा सिखाऊंगा। बात सुन आ रही है? तो रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ पर जो नया पार्टनर जो आ रहा है, कुल मिला के उसके पास जो सोर्स ऑफ फाइनेंस के नाम पे अगर हम बात करते हैं तो वो हमें देखना मिलेगा, एक कैपिटल और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल। अब क्वेश्चन राइज होता है भाई किस रीजन की वजह से, जो भी मैंने बताया एबीसी अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं तो वो क्यों एक चौथे पार्टनर को एडमिशन देंगे? क्योंकि देखो चौथे पार्टनर को अगर वो एडमिशन दे रहे हैं मान लीजिए एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो सर कहीं ना कहीं प्रॉफिट का हिस्सा कम होगा ना भाई। जब नए पार्टनर को आप आओगे तो प्रॉफिट का हिस्सा उसको भी देना पड़ेगा। तो ऐसा क्या रीजन हो रहा है कि आप एक नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए तैयार हो रहे हो? तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसमें से कुछ इस प्रकार से भी हो सकते हैं, ड्यू टू सोर्स ऑफ फाइनेंस। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया और मैंने कहा जी 70 लाख रुपीज वो कैपिटल के दे रहा है, 5 लाख रुपीज वो प्रीमियम के दे रहा है, 75 लाख रुपीज वो टोटल कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर को लगता है कि भाई 75 लाख रुपीज लगाने के बाद अगर उसको 1/4 दे रहे हैं और 75 के बाद उनको लगता है प्रॉफिट का अमाउंट काफी बढ़ जाएगा, सोचिए मेरी बात को, प्रैक्टिकल किताबी कीड़ा तो आपको पता ही हमें बनना ही नहीं है। मैंने कभी हमने ये सिचुएशन सोची थी सर, और हमने कहा नए पार्टनर को जो शेयर का प्रॉफिट देना है वो 1/4 देना है। अब मान लो अगर फर्म ये कैलकुलेशन कर रही है कि जो अभी उनको जो प्रॉफिट हो रहा है, अभी उन्होंने कहा जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट हो रहा है सपोज करो पहले, ठीक है जी। अब मान लो सर वो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट यहां पर जो हो रहा है, अब मान लेते हैं सर 18 लाख हो रहा है, और मैं अगर समझाने के लिए कहूं जी पुराने पार्टनर एबीसी की जो रेशियो थी मान लीजिए वो इक्वल थी सर, तो सर 6 लाख इसको मिल रहा था और 6 लाख इसको और सर 6 लाख इसको। मैं ठीक कह रहा हूं? अब उनको लग रहा है जो नया पार्टनर 75 लाख रुपीज लगाता है, 70 लाख कैपिटल के, 5 लाख प्रीमियम के, और उनको लग रहा है भैया ये जो प्रॉफिट है 18 लाख। सर आपने 18,000 लिखा हुआ है। 18, सॉरी, बड़ी थोड़ी सी बड़ी बात करनी चाहिए। स्क्रीन हट गई सर, स्क्रीन हट गई, वापस आ भाई। तो 18 लाख सर। अब मैंने कहा कि ये पैसा लग रहा है तो उनको अगर अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है एबीसी को, ये पैसा बिजनेस के अंदर आ रहा है, इसको हम कहीं लगाएंगे अच्छे प्रोजेक्ट में और हमारा प्रॉफिट बहुत अच्छा हो जाएगा। बस सुन रही? अगर मान लीजिए ये प्रॉफिट बढ़कर बाद में लेटर ऑन अगर ये 24 लाख हो गया मान लीजिए, और एबीसीडी उनकी रेशियो फिर मान लो समझाने के मैंने इक्वल ले ली सर, तो फिर वही आ गया 6 लाख। तो यानी कुल मिला के कोई फर्क नहीं पड़ा, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ पुराने पार्टनर्स को देखा जाए तो। लेकिन समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात, अगर कोई भी बिजनेस अगर बड़े स्केल पे कर रहा है तो आप मानिए आज नहीं तो कल मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन बनती है, उसकी एक अच्छी रेपुटेशन बनती है। आज मुझसे संजीव बंसी से कोई पूछता है कि तेरे सामने ग्रुप में कोई 4 बच्चे पढ़ रहे हो
ये तेरे सामने ग्रुप में 40 बच्चे पढ़ रहे हो और फीस सेम आ जाएगी, वो 4 बच्चे भी वही फीस देने को तैयार हैं जो टोटल 40 बच्चे देंगे, सेम फीस वो 4 बच्चे देने को तैयार है। आप क्या लगता है मैं किसको प्रेफर करूंगा? 40 को, नो डाउट 40 को, क्योंकि 4 को पढ़ा रहा हूं तो 4 मेरी पब्लिसिटी करेंगे, 4 मेरे को रिजल्ट देंगे, और 40 को पढ़ा रहा हूं तो वो मुझे मेरी पब्लिसिटी करेंगे, 40 मुझे रिजल्ट देंगे। तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग है ना। बताइए, आया समझे? तो यहाँ पे मुझे लगता है अगर ऐसा भी हो गया तो भी वो एडमिशन दे देंगे, बस मेरी। और अगर कहानी बढ़िया हो गई और पता चला जी 18 से जो 24 है, अगर पता चला जी ये 27 लाख 27 लाख का अगर प्रॉफिट हो गया, सारी बस सुनिए, ठीक है जी। अगर यहाँ पे जो प्रॉफिट है जो 24 लाख है, अगर वो 27 तो 28 कर देता हूँ और राउंडिंग फिगर समझाना आसान हो जाएगा, 28 लाख का प्रॉफिट हो गया जी। और कितने का प्रॉफिट गया सबको? तो सर अब तो सोचने का कोई सोचने का विषय ही नहीं बचा ना। फिर पहले उनको 6 लाख मिल रहा था और अब उनको कितना मिल रहा है? 7 लाख। तो फिर तो कोई सोचने का विषय ही नहीं है। अगर उन्हें लगता है, अगर यहाँ उन्हें लगता है कि भैया एडमिशन देने के बाद जो 18 लाख का प्रॉफिट है वो 21 लाख का होगा, अगर उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उन्हें लग रहा है कि भाई ये 21 लाख का होगा पैसा लगाने के बाद, आ रही मेरी बात सुनिए, कि यहाँ पे जो 18 लाख था 22 कर देता हूँ उसको भी, चलो 22 लाख, ठीक है जी। कितना हो गया? 550। तो यानी कि जो पहले 6 लाख मिल रहा था उन्हें अब वो भी नहीं मिल रहा। और बेटा मैं हमेशा समझा रहा हूं, ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है जो प्रैक्टिकल ना सोच पाओ। इस केस में एडमिशन नहीं करना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा, कई बार आपने नोटिस करा होगा अपनी फैमिली में, अपनी रिश्तेदारी में कहीं पे, कि पता चला जी एक फादर और एक उसका बड़ा बेटा बिजनेस कर रहे हैं जी, सही बिजनेस चल रहा है, कोई बात नहीं। अब छोटा बेटा वो साफ मना कर रहे होते हैं कि भाई छोटे बेटे को इस बिजनेस में हम नहीं डालेंगे। कई बार आपने सुना कि बाप काम कर रहा है, बेटा काम कर रहा है, और एक और छोटा बेटा है, उसको कहते हैं भैया इसको तो किसी और प्रोफेशन में डालेंगे, कहीं भी डालेंगे, इसमें नहीं लगाएंगे। क्यों? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? ना पता है कि इस छोटे बेटे को भी लगा देंगे, प्रॉफिट वही रहने वाला है, प्रॉफिट में कोई बूस्ट नहीं होने वाला। लेकिन जब 2 बंदे जो कमा रहे थे वही अगर 3 कमाएंगे तो फायदा क्या हुआ? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। समझो मेरी बात को, एक किस्म से अगर पार्टनरशिप के पढ़ाई से सोचूं तो वो कह रहे हैं ना एडमिशन नहीं देंगे। फादर और बड़ा बेटा काम कर रहा है और अगर लग रहा है कि छोटे बेटे को और अगर ले आते हैं तो काम दुगना हो जाएगा, अगर ऐसा लगता है तो कहेंगे बेटा पढ़ ले, सब कुछ कर ले, कोई बात नहीं, पढ़ लिख के भी जॉब की जरूरत नहीं, हमारे संग काम में है, पढ़ाई लिखाई हमारे काम में आएगी। बताइए बात समझ आ रही है? बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचिए जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आप। ठीक हो गया? इज दैट क्लियर? तो कुल मिला के उसमें जो बात कर रहा हूं मैं, हाँ जी सर, तो पहला हो गया ड्यू टू सोर्स ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस की वजह से उसको एडमिशन दिया जा रहा है। दूसरा सर ड्यू टू प्रेस्टीज गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर। मार्केट में जो नया पार्टनर एडमिशन की बात चल रही है, मार्केट में उसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, गुडविल है, मान लीजिए। तो ये लगता है कि भाई अगर ये पार्टनर के रूप में हमारे पास आ गया तो जो इसकी प्रेस्टीज है, इसकी रेपुटेशन है, इसकी जो गुडविल है, उससे हम बहुत फायदा उठा लेंगे। बस समझ रही है? तो इस तरह से अगर नए पार्टनर्स की कोई रेपुटेशन है, गुडविल है, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को लगता है हम उसका फायदा उठा सकते हैं, तो उसकी वजह से भी उसको एडमिशन देने का एक रीजन हो सकता है जी। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जो करंट पार्टनर हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, जो नया पार्टनर आ रहा है, अगर उसकी रेपुटेशन है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर उसकी रेपुटेशन के लिए पे करेंगे, और जो नया पार्टनर आ रहा है, जो फर्म की गुडविल है उसके लिए वो पे करेगा। सब कुछ आएगा इसके अंदर, प्रैक्टिकल आएगा। यही चीज कह रहा हूं,
जब आप प्रैक्टिकल सोच रहे हो तब ये बातें सामने आ रही है ना, और ये जब आप इस चीज का न्यूमेरिकल पढ़ोगे और मजा आएगा। अब स्टूडेंट ये तो नहीं कहेगा ना ये क्या हो रहा है सर। तभी मैंने बताया ना कि नए पार्टनर की तो गुडविल रेपुटेशन हो सकती है, तो वो भी तो अपने अपने लिए मांगेगा पेमेंट कि भाई मैं आ रहा हूं तो मेरी रेपुटेशन की पेमेंट करो। जब फर्म मांग सकती है तो नया पार्टनर क्यों नहीं मांग सकता। हाँ तो देख लेंगे ना किसी कितनी है। मान लो 1 मिनट के लिए सपोज करो आपकी गुडविल मान लो 1 करोड़ की है, बहुत अच्छी है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, 1 करोड़ तो बहुत होता है, ठीक है जी। अब पता चला मेरी गुडविल 4 करोड़ की है, तो गुडविल तो ये बहुत अच्छी हो गई, आ रही बात में। तो हम 1 करोड़ के अकॉर्डिंग आपको दे देंगे पूरी फर्म, आप 4 करोड़ के अकॉर्डिंग दे देना मैडम, ठीक हो गया। चलिए बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगी, अभी आएगा सब कुछ है, न्यूमेरिकल है बिल्कुल। हाँ कुछ भी वो आएगा ना मैडम, वही कह रहा हूं ना, वो कुछ भी कर लेंगे मांडव वाले, इसमें क्या होगा, उसके लिए तो मना कर ही नहीं रहे ना। चलिए जी अगला, ड्यू टू टेक्निकल नॉलेज। सर एक पार्टनरशिप फर्म है और प्रोडक्शन बेस्ड फर्म है, गुड्स एंड गुड्स प्रोड्यूस करते हैं मेनली, और पता चला आप हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन वो परेशान हो रही है सर टेक्नोलॉजी की वजह से, कि आज ये ब्रेकडाउन हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। कभी किसी से हायर करना पड़ रहा है मार्केट से, कभी किसी को बुलाना पड़ रहा है, कभी कुछ करना पड़ रहा है। अब उन्हें एक व्यक्ति दिख रहा है, भैया वो व्यक्ति है जिसकी बहुत जबरदस्त टेक्निकल नॉलेज है। तो मेरे पार्टनर कह रहे हैं भाई एक काम कर, उसे पार्टनर बना, लाओ उसे एज ए नया पार्टनर। वो एज ए नया पार्टनर आ जाएगा, मालिक होगा, फिर तो संभालेगा ही ना, सब जल्दी खत्म हमारी इस मैटर पे, बात समझ रहे हो। तो टेक्निकल नॉलेज होने की वजह से भी एक नए पार्टनर को एडमिशन दिया जा सकता है। और रीजन हो सकते हैं गुड एटीट्यूड, सामने उसका जो एटीट्यूड है वो बहुत बढ़िया है, इस बेसिस पे हम एडमिशन दे सकते हैं। सेंस ऑफ प्रेजेंटेशन, आपने कई बार नोटिस किया हो कि हम दुकान पे गए जी और पता चला जी हमारा मन नहीं था कुछ खरीदने का, या डाइसी थे और सेल्समैन की वजह से सर हम खरीद लाए, वो होता ही नहीं होता सर, ये उसकी प्रेजेंटेशन है ना, आप मेरी बात समझ रहे हो, ये उसकी प्रेजेंटेशन है कि वो किस प्रकार से आपको कन्विंस कर रहा है। सेंस ऑफ प्रेजेंटेशन, फ्लेक्सिबल नेचर। अब जो जिस डॉक्टर से मैं दवाई लेकर आता हूं, डॉक्टर जिंदल, उसका नेचर इतना फ्लेक्सिबल है कि मान लीजिए 1 मिनट के लिए कोई हरियाणा की तरफ का आ गया तो ठेठ लैंग्वेज उससे उस लैंग्वेज में बात कर लेगा, कोई पंजाबी आ गया तो उससे ऐसी पंजाबी में बात करेगा, बंदा कहेगा इससे बड़े पंजाबी किसको बोलनी आती होगी। और कोई इंग्लिश में कोई बंदा आ गया तो इंग्लिश में ऐसी बात करेगा, वो दूसरा कहेगा हाँ भाई बहुत बढ़िया चीज। कोई जाट वगैरह कुछ आ गया तो उस लैंग्वेज में बात कर लेगा, और कोई गाली गलोच वाला आ गया तो गाली गलोच करके भी बात कर लेगा। और बोलो, फ्लेक्सिबल नेचर, आ रही बात सुनिए, फ्लेक्सिबल नेचर, इज दैट क्लियर। अब मैं खुद कह रहा हूं कि मेरे से कोई कहे किसी को गाली देके बात करनी है तो मैं शायद नहीं कर सकता, आई कांट डू, मैं कुछ और कह दूंगा लेकिन गाली गुली तो नहीं दे पाऊंगा। यानी कि अगर किसी का लग रहा है कि बहुत फ्लेक्सिबल नेचर है, जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा नेचर चेंज करेगा और भैया डील कर लेगा, भैया एडमिशन दो, एडमिशन दो। तो इस वजह से भी यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। सेल्स एबिलिटी, कि पर्टिकुलर जो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसकी सेल्स की एबिलिटी उस बंदे की बॉडी जबरदस्त है, इस वजह से नए पार्टनर को एडमिशन दे दिया। और भी कोई रीजन हो सकता है जिसकी वजह से एक नए पार्टनर को एडमिशन दिया जा रहा है। अब एक नए पार्टनर्स के अधिकार क्या होंगे सर? सर नथिंग इज न्यू, फंडामेंटल पढ़ा चुका हूं सर, उसमें जो पार्टनर्स के अधिकार होते हैं वही सेम नए पार्टनर्स के अधिकार होंगे, कुछ नया नहीं है, ठीक वही सेम। तो भैया एसेट्स और लायबिलिटीज पे अधिकार, फर्म के गुडविल पे अधिकार, डिसीजन लेने का अधिकार, प्रॉफिट और लॉस के अंदर शेयर करने का अधिकार, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने का अधिकार, फर्म को प्रॉपर नोटिस देने के बाद रिटायर होने का अधिकार, एक नए पार्टनर का एडमिशन का रोकने का अधिकार, अगर फर्म एट विल है तो फर्म को डिसॉल्व करने का अधिकार, एटसेट्रा। जो भी अधिकार होते हैं सारे अधिकार होंगे। और फंडामेंटल के अधिकार जो होते हैं वो उठा के यहाँ पे डाल दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं, ठीक है जी, कोई फर्क नहीं है। चलिए जी, अगेन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर कुछ नया नहीं है, जो फंडामेंटल में पढ़ाई थी वही सारे उठा के डाल दीजिए, कोई चेंज नहीं है। क्या कि भाई जो फर्म की जो प्रॉपर्टी है उसे पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल ना करे, फर्म के लिए इस्तेमाल करे, फर्म के फेवर में काम करे बजाय अपने फेवर में काम करने के।
डे टू डे वर्किंग में फर्म के पार्टिसिपेट करें, कोशिश करके स्लीपिंग पार्टनर ना बने कि हाँ भाई तुम ही कर लो यार, तुम ही कर लो, लाइक दैट। ठीक। कंपनसेट द फर्म फॉर लॉसेस, अगर उसकी लापरवाही से कोई नुकसान हो गया तो उसकी क्षतिपूर्ति करे, लगेंगे इसकी। फर्म को कॉम्पीट ना करे, सबसे पहली चीज, फर्म को कॉम्पीट ना करे। अब मान लीजिए मैं स्काइलाइन में पढ़ा रहा हूँ और मैं कहूँ जी हाँ जी स्काइलाइन तो पढ़ा रहा हूँ, वापस कोई दाएं बाएं एक जगह और ली और शुरू कर दिया जी बंसल क्लासेस। और नहीं स्काइलाइन में पढ़ा रहा हूँ ना, मैं कब कह रहा हूँ मैं हट रहा हूँ यहाँ से, मैं पढ़ा रहा हूँ भाई यहाँ पे, आप मेरी बात समझ रहे। तो जो स्टूडेंट मेरे से जुड़ चुके हैं, आप मानिए इस बात को, कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट हो सकता है स्काइलाइन से ऊपर संजीव बंसल का होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो। जब तक नहीं ज्वाइन किया, जब तक नहीं पहचानते, तो स्काइलाइन का नाम दिमाग में, मैं मना नहीं कर रहा था, लेकिन जब एक किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी तरफ फेवर हो जाता है दिमाग में। तो सर ऐसा पार्टनरशिप में नहीं करा जा सकता कि कोई पार्टनरशिप फर्म में एबीसी पार्टनर है और एक कह रहा मैं आपके संग फर्म में तो हुई, एक अलग और काम वही सेम खोल दिया जी उसी लोकेलिटी में, तो अलाउ नहीं करा जा सकता। ठीक है जी, यानी कोई भी इंडिविजुअल पार्टनर फर्म को कॉम्पीट नहीं कर सकता। अगर पार्टनरशिप अनलिमिटेड पार्टनरशिप है और पता चला जी यहाँ पे 3 पार्टनर है जी, ए, बी और सी। अब पता चला जी यहाँ पे जो ए पार्टनर है सर, ये इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया। तो जो इसकी डेफिशिएंसी है, इसकी डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? बी और सी। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मर्रे। ये आपका जब ग्रेजुएशन पे आओगे तब पढ़ाऊंगा गार्नर वर्सेस मर्रे रूल का। तो यानी कुल मिला के आपके लिए तो अभी सिर्फ इतना जानना पर्याप्त है कि इसकी जो इंसॉल्वेंट केसेस जो भी डेफिशिएंसी होगी वो बी और सी को पूरी करनी पड़ेगी, बिकॉज इन पार्टनरशिप फर्म every and each partner unlimited liable except limited liability partnership LLP। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म अगर है तो वहां पे पार्टनर जो होंगे वो अनलिमिटेड लाइबल नहीं होंगे। ठीक हो गया जी। चलिए, एडमिशन के टाइम में सर हमें क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी वो देखिए। सबसे पहले सर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई नया पार्टनर आएगा, कुछ प्रॉफिट कैसा उसे भी तो दोगे, तो जो बाकी पार्टनर को जो प्रॉफिट बचेगा वही तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बांटेंगे। तो सबसे पहले होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वैल्यूएशन गुडविल सर, एक नया पार्टनर आ रहा है, मैंने कहा कि भाई ये 2 पार्टनर हैं ए और बी, और यहां पे नया पार्टनर जो आ रहा है वो सी आ रहा है 1/4 के लिए। सर मैंने कहा जो इन्होंने रेपुटेशन बनाई है, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, उसका कंट्रीब्यूशन उसे देना पड़ेगा। तो यानी वैल्यूएशन गुडविल तो देगा तो तब ना जब पहले निकालोगे गुडविल, भाई गुडविल कितनी है माय फ्रेंड, उसके लिए मैं आपको सिखा चुका हूँ। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड सारे सिखा चुका हूँ आपको। तो बेसिकली 4 मेथड होते हैं गुडविल को निकालने के, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन एंड एन्युटी मेथड। तो इसमें आपके कोर्स में 3 है, मैंने तीनों करा दिए हैं आपको। एन्युटी मेथड आपको प्रोफेशनल कोर्स के लेवल पे नजर आता है, तो वहां आपको कराया जाता है एन्युटी मेथड। ठीक हो गया जी। वैसे बेसिकली 4 मेथड। फिर जब ये गुडविल निकाल ली तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी वो गुडविल का अमाउंट जो कंट्रीब्यूट करेगा वो सारा सिखाया जाएगा। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वही सेम चेंज इन रेशियो में सिखाया था। अगर नया पार्टनर अगर आ रहा है तो कहा जाएगा भैया जो करंटली एसेट्स हैं, करंटली लायबिलिटीज हैं, तो करंटली एसेट्स जो उनको रिवैल्यूएट करा जाए और जो करंटली लायबिलिटीज है उनको रीअसेस करा जाए, ये जरूरी है। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड फंड्स, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड फंड्स, कि जितने भी रिजर्व फंड्स अगर पुराने पार्टनर से बांट रखे हैं, बना रखे हैं, क्रिएट कर रखे हैं, तो उनका क्या ट्रीटमेंट होगा। लास्टली कैपिटल एडजस्टमेंट, तो ये वो चेंज रेशियो जैसे पढ़ा था वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एसेट। ठीक है जी। तो 1 बाय 1 करके हम ये सारी बातें यहाँ सीखेंगे। अब मैंने कहा जब रेशियो चेंज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा सर, ऑब्वियसली सैक्रिफाइस और गेन, कि कोई सैक्रिफाइस कर रहा है और कोई पता चल रहा है गेन कर रहा है। उम्मीद ये होती है जनरली 99% कि मैंने कहा अगर यहाँ पे 2 पार्टनर ए बी हैं और यहाँ पे नया पार्टनर जो है वो सी अगर आ रहा है यहाँ पे 1/4 के लिए, जिस भी चीज के लिए, तो 99% उम्मीद ये होती है कि भैया ये सैक्रिफाइस ही कर रहे होंगे। ठीक है जी, अपना प्रॉफिट, और ये जो होगा वो गेन कर रहा होगा।
कितना 99%। 1% एक्सेप्शन है, 1% एक्सेप्शन। भाई ये तो गेन ही कर रहा होगा, इसके पास तो पहले कुछ है ही नहीं, तो सेक्रीफाइस कैसे कर सकता है? ये जो नया पार्टनर आ रहा है वो तो सेक्रीफाइस कर ही नहीं सकता ना, वो तो गेन ही करेगा। लेकिन कि पता चला जी ए भी पुराने पार्टनर्स है, ए भी पुराने पार्टनर्स है। अब यहाँ पे सी को लाया जा रहा है और पता चला जी इनमें से कोई एक पार्टनर गेन सेक्रीफाइस करने के बजाय गेन कर दिया, बल्कि पहले से भी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा। तो उस केस में कहानी एक्सेप्शनली हो सकती है, जिसको मैं नहीं करना, लेकिन वो केस कितना होगा? महज 1%। और ये सब कुछ आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। बात सुन रही? चलिए, तो सैक्रिफाइस की सर कहानी वही सेम, ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग की सेम कहानी, न्यू माइनस ओल्ड, वही सेम कहानी। अब यहां से शुरू हो रही है सर हमारी एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो रेशियो में हमारे क्या चेंजेस होंगे। नाउ वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल। हो जाएगी स्टार्ट। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे पढ़िए जी। चलिए जी, इसको हम फिर से एज ए क्वेश्चन की तरह नहीं करेंगे सर, एज ए प्रैक्टिकल लाइफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे, हमारा जवाब बड़े आराम से निकलेगा। सर ए और बी दो पार्टनर्स हैं 5:3 की रेशियो में, सी नया पार्टनर आ रहा है भैया 1/4 के लिए। वो कहता बताइए जी न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए जी, मैंने कहा ये हमारा टोटल शेयर है सर, जो नया पार्टनर है सी, हमने उसको यहाँ पे 1/4 शेयर दे दिया, राइट। तो हमने कहा लेट टोटल शेयर एक है, सी का जो शेयर हुआ 1/4 हुआ, रिमेनिंग शेयर 4 ए एंड बी। भैया रिमेनिंग शेयर ये हो गया ना ए एंड बी के लिए, ये वाला कितना हो गया 1 - 1/4। अब क्वेश्चन होता भाई ये 3/4 जो है वो किस प्रकार से बटे। जब कुछ नहीं कहा तो जो इनकी रेशियो थी उसमें बटेगा 5:3। तो सर न्यू रेशियो 3/4 का 5/8 किसको मिलेगा? 3/4 का 3/8 इसको मिलेगा। ठीक कह रहा हूं सर? ठीक है जी, कितना होगा जी? ठीक हो गया जी। अब जो सी है 1/4 है, बेस बराबर करना है, तो न्यू रेशियो 15:9:8। मैंने बार बार बोला कि ये जरूर देखना कि अगर रिड्यूस हो रही है तो रिड्यूस करना मत भूलना, नहीं तो गलत माना जाएगा। रिड्यूस नहीं हो रही, आगे से न्यू रेशियो 15:9:8। क्लियर है? चलिए जी, अब आ रही है सैक्रिफाइसिंग की बात की। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए बी ओल्ड रेशियो 5/3/8, क्योंकि इसी तो गेन कर रहा है। न्यू रेशियो कितनी थी 15:9:8, 15/32 और 9/32, बेस 32 आ गया। बेस बराबर है, यानी कि क्या रेशियो हो गई 5:3। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सुन आ रही बात? अगर हम ध्यान दें ओल्ड रेशियो 5:3,
न्यू रेशो ए बी की 5:3, सैक्रिफाइसिंग रेशो 5:3। अगर हम ध्यान करें, दिमाग लगाइए ना, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई मैजिक नहीं है सर, इट्स अ लॉजिक। भाई जब नया पार्टनर आया, इस पूरे पिज्जा में से उसको 1/4 दे दिया, रिमेनिंग जो बचा इन्होंने 5:3 की रेशियो में बांट लिया अभी ने। पहले वो पूरे को 5:3 की रेशियो में बांट रहे थे, तो इसका मतलब जो ये देना पड़ गया, ये भी तो 5:3 की रेशियो में देना पड़ गया। आप दिमाग लगाएं। इस बात को मैं इतना फोकस, इतना स्ट्रेस इसलिए करवा रहा हूं आपसे कि जब आपको निकाल के दिखानी पड़ेगी तो आप निकाल रहे हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो वहां वो कहेगा नहीं आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, तो वहां आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने में टाइम वेस्ट ना करें। आ रही बात सुनिए? तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों नहीं चेंज होगी, उसका लॉजिक मैंने आपको पूरा कंप्लीट दे दिया। बात आ रही है सुनने? कोई डाउट और कंफ्यूजन? गुड। और मैंने कहा क्वेश्चन करने की बजाय प्रैक्टिकल सोचिए क्या हो रहा है, जवाब अपने आप निकलेगा। सर ए और बी 5:3 की रेशियो एडमिट कर रहे हैं, सी को 1/4 के लिए। भैया सी तेरे को 1/4 मिलेगा, ठीक हो गया जी। ए एंड बी आल्सो शेयर द फ्यूचर प्रोडक्ट 3:2, और प्रेजेंटेशन आप कर लेना सर। तो 1 टोटल मान लिया, 1/4 उसको गया, बचा कितना? 3/4 ये बच गया रिमेनिंग। अब पिछले क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा था तो उसको ओल्ड रेशियो 5:3 में ही बांट रहे थे, लेकिन भैया चेंज कर दिया, इन्होंने कहा भविष्य में ये बांटेंगे भाई 3:2 की रेशियो में। तो यानी अब आपकी जो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो सेम नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो चेंज होगी। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो नहीं आएगी। लॉजिक आया सुनने? चलिए जी करिए जी। तो मैंने कहा सर न्यू रेशियो ए बी सी, बचा कितना? 3/4। अब 3/4 को ए बी बांट रहे हैं 3:2 की रेशियो, यानी 3/5 2/5, 9/20 6/20। ये 1/4 के लिए, तो 20 के लिए बेस बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी ए बी सी की जो रेशियो आई 9:6:5, ये आ गई सर, ठीक हो गया 9:6:5। अब ध्यान रखिए दोबारा फर्दर रिड्यूस नहीं हो रही है रेशियो, ठीक हो गया जी। अब अगर हम यहाँ पे निकालते हैं सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी की, ओल्ड रेशियो सर 5/8 3/8, न्यू रेशियो 9/20 6/20। सेवन इज टू 3 आगे से रेशियो चेंज। तो निकालने से पहले हमें पता था कि भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम नहीं आएगी, ये चीज होनी बहुत जरूरी है, ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 करिए, ट्राई तो करिए अटेम्प्ट करने की, देखते हैं क्या निकालते हो क्या नहीं निकालते। देखिए जी, अब मैंने कहा जी न्यू रेशियो ओल्ड ओल्ड रेशियो माइनस या गेनिंग रेशियो। तो अब यहाँ पे ए और बी तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 5/8 3/8। सी यहाँ पे 1/7 ए से ले रहा है, तो भैया इसमें 1/7 जा रहा है तो इसमें 1/7 प्लस होगा। बी यहाँ पे 1/6 शेयर दे रहा है तो इसको 1/6 मिल भी रहा है।
देखो ये कैलकुलेशन, अब आपको पता है रेशो में डिनोमिनेटर को अलग अलग उसमें नहीं छोड़ सकते सर। 13/42 नहीं आएगा? अच्छा सॉरी ध्यान रखो, हो गया ठीक। अब सर हम 40 इसको अलग अलग नहीं छोड़ सकते, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 56, 24 और 40 ले लिया सर एलसीएम 168। चलिए आपने कहा जी 168, चलिए जी तो कन्वर्ट करिए सर सबको। 27/56 हाँ कितना 81 बाय ओके 52 बाय 11। चलिए जी कोई रिड्यूस हो रही है फॉर्म नहीं, यही आ रहा है। चलो जी तो ये अब आपकी क्या निकल गई, न्यू रेशियो। ठीक है जी। अगर सेक्रीफाइस की कहानी करें वो तो है ही सर, अगर सेक्रीफाइसिंग मांगता है अगर वो आपसे, तो ए कितना कर रहा है 1/7 और ये कितना 1/6। तो अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें 17:1/6, तो अगर 42 एसएम लेता हूं, ठीक है जी, तो कितना हो गया 6/42 और 7/42, देखो जरा चेक करो, यानी 6:7 ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आप नोटिस करिए सभी कुछ बहुत प्रैक्टिकल चीज चल रही है सर, बस में आ रही है। चलिए चलिए करिए जी क्वेश्चन नंबर 4 करिए अटेम्प्ट, चलिए जी। अब चेक करता हूँ जी आप लोगों का जवाब ठीक है या गलत है। हाँ जी सेक्रीफाइसिंग रेशियो सर, ए अपने शेयर का 1/5 दे रहा है ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर कितना है सर 5/8 और उसका 1/5 दे रहा है, यानी कि वो 1/8 दे रहा है। पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में फर्क समझिए आप, उस पिछले क्वेश्चन बताया सीधा इतना दे रहा हूं और इसमें कहा नहीं 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 अपने शेयर का 1/5। समझ आ रही मेरी बात, फर्क समझ आ रहा है। अब किसी स्टूडेंट ने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया होगा तो उसने सीधा क्या करा होगा, पिछली क्लास की तरह पिछले क्वेश्चन की तरह ए में से 1/5 माइनस करा होगा, और वहीं गलत। नहीं सर, ध्यान से पढ़िए, टोन को पढ़िए ध्यान से। ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5 सरेंडर करा है, तो उसके शेयर का 1/5 निकालिए तो सही। जो बी है उसका शेयर 3/8 है, वो अपने शेयर का 1/3 यानी 1/8 सरेंडर कर रहा है। फर्क समझिए क्वेश्चन के अंदर। तो यानी कि न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सर 5/8 3/8, ये 1/8 ये सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/8 ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये गेन कर रहा है। 2/8 ठीक हो गया 4/8 2/8 2/8 2/8। ठीक है जी, शोर मत मचाना कोई भी। न्यू रेशियो ए बी सी 4:2:2, ये आंसर आ गया। चलिए जी, यहाँ कई स्टूडेंट के मेरे अगेंस्ट में आज खड़े हो गए, तो ठीक है जी वो क्लास में अलर्ट हैं इसका मतलब। तो मैंने अभी इतनी बार बोला कि भाई आप ऐसा नहीं छोड़ सकते, अगर रिड्यूस हो रही है तो रिड्यूस करनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो यानी कि आंसर ये नहीं माना जाएगा, 2:1:1 ये आंसर माना जाएगा। ठीक हो गया जी, इज दैट क्लियर? यस सर। और यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी आ गई सर 1:1, 1:1, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया। सुनने कोई डाउट या कंफ्यूजन? ठीक है,
एक्चुअली में क्या होता है, चेंज इन रेशियो जिससे पहले हमने चैप्टर कराया, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट और हमने कराया, आपको टाइम भी बहुत अच्छा खासा लगाया, लेकिन एग्जाम के पढ़ने से बात करें तो वो फिर भी कंपैरेटिवली इतना नहीं आता जितना एडमिशन आता है। तो इसकी जो वेटेज रहती है वो अक्सर बहुत ज्यादा रहती है एडमिशन चैप्टर की, समझ रही मेरी बात को। तो अब इसके जितने भी रेशो के क्वेश्चन है, चेंज इन रेशो के, नाउ यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दीस क्वेश्चन, और आपको एक एक क्वेश्चन जो मैंने बना रखा है, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आता हुआ नजर आ जाएगा, और काफी क्वेश्चन बना रखे हैं इसके। जी बिल्कुल, सोल्ड अनसोल्ड दोनों करने हैं सर, सोल्ड भी करिए अनसोल्ड भी करिए। बात सुन रही है? बाई चांस किसी भी ऐसे अगर शॉर्टेज या टाइम की या कुछ भी है, मेरी बात को अलग मत लेके जाना, और लगता है दोनों नहीं अटेम्प्ट हो पाएंगे, तो उस केस में अगर चॉइस एक ही कर सकते हैं तो अनसोल्ड करना, ताकि पता चले आप कितना ठीक कर रहे हो और कितना गलत कर रहे हो। ठीक है जी, तो अगली क्लास में आप मेरे पास सारे जो भी रेशो हैं, ये सारी चेंज इन रेशो की कहानी निकाल के ला रहे हैं, जो क्वेरीज होगी आप मेरे से पूछ रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में उससे आगे चलेंगे।